आधुनिक लोकतंत्रों में शक्तियों की लंबवत रूप में साझेदारी का एक प्रमुख रूप है। अर्थात जो हमने सत्ता की साझेदारी में विभिन्न रूप देखे थे, उनमें से एक प्रमुख रूप है लंबवत साझेदारी, जिसे सामान्य भाषा में संघवाद के नाम से जाना जाता है। आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, किताबें वही हैं, पढ़ने वाले भी बच्चे लगभग वही होते हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, किसी के नंबर कम आते हैं, किसी के ज़्यादा। बच्चों, यह जरूरी नहीं हम कितना पढ़ते हैं, ज़रूरी यह होता है हम किस प्रकार पढ़ते हैं और हमारी पढ़ने की प्लानिंग क्या है। इसके लिए हमें यह ज़रूरी है कि हम पढ़ने के साथ साथ यह देखें कि बोर्ड पेपर में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनका पैटर्न कैसा है और उनके आंसर किस प्रकार से लिखे जाएंगे। इसके लिए मैंने अपना स्टडी मटेरियल बना रखा है, आप उससे हेल्प ले सकते हैं इस चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। इसी के साथ साथ मैं आपको बताता चलूँगा कि इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं। आइए देखते हैं कि संघवाद का कॉन्सेप्ट क्या है। इसमें पहला है, इसमें 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार होती है। पहली जो सरकार है वो पूरे देश के लिए तथा दूसरी सरकार राज्य स्तर के लिए होती है। दोनों अपनी शक्तियों का प्रयोग स्वतंत्रता पूर्वक करते हैं। आइए अब देखते हैं एक दूसरी व्यवस्था, यूनिटरी सिस्टम या एकात्मक व्यवस्था। इस व्यवस्था में केवल एक स्तर की सरकार होती है, ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट। केंद्रीय सरकार कोई भी आदेश राज्य या स्थानीय सरकार को जारी कर सकती है, किंतु संघीय व्यवस्था में राज्य सरकार को ऐसा कोई भी आदेश केंद्र सरकार जारी नहीं कर सकती। अगर आपसे संघीय सरकार और एकात्मक व्यवस्था में अंतर पूछता है तो आप ये बता सकते हैं। आइए देखते हैं की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, संघवाद की मुख्य विशेषताएं। यह क्वेश्चन एक बार नहीं बार बार आया हुआ है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। क्वेश्चन 3 नंबर में पूछ सकता है और 5 नंबर में पूछ सकता है, इसलिए आप कम से कम इसकी 5 विशेषताएं याद रखेंगे। पहली विशेषता देखते हैं, 2 या 2 से अधिक स्तरों की सरकार का होना। प्रत्येक स्तर की सरकार का अपना न्यायिक क्षेत्र, कर प्रशासन और कानून बनाने का क्षेत्र पहले से तय होता है, अलग अलग होता है। प्रत्येक सरकार के अस्तित्व और अधिकार संविधान में बताए गए हैं, अर्थात उनकी शक्तियां क्या होंगी, उनका कार्य क्या होंगे। संविधान के मूलभूत फंडामेंटल प्रोविज़न जो भी होगा, उसमें बदलाव के लिए दोनों स्तरों के सरकार की सहमति अनिवार्य होती है। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करती है और उसके साथ साथ दोनों स्तरों की सरकार के अधिकारों को भी बताती है और समय समय पर उनकी व्याख्या करती है। दोनों सरकारों की वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए, अर्थात वह एक दूसरे के ऊपर पैसे के लिए निर्भर ना रहें, इसलिए उनके आय के स्रोत अलग अलग हैं। संघीय व्यवस्था से 2 उद्देश्य पूरे होते हैं। पहले, इससे एकता एवं अखंडता बनी रहती है, साथ ही साथ क्षेत्रीय विभिन्नताओं से सामंजस्य भी बना रहता है। आइए अब देखते हैं संघीय व्यवस्था के 2 प्रकार। पहला है कमिंग टुगेदर फेडरेशन, साथ आकर संघ बनाना। ये क्वेश्चन भी बार बार आया है 1 नंबर में। कमिंग टुगेदर फेडरेशन के 2 एग्जाम्पल बताइए, या इसी को रिवर्स फॉर्म में पूछ सकता है, यूएसए में किस टाइप का फेडरेशन होता है। आइए देखते हैं इसमें क्या होता है। इसमें कई सारे राज्य एक साथ मिलकर अपनी बड़ी इकाई बनाते हैं, लेकिन अपनी संप्रभुता, पहचान और सुरक्षा खोते नहीं हैं, वो बनी रहती है तथा सबके पास समान अधिकार होते हैं, जैसे यूएसए, स्विट्जरलैंड
और ऑस्ट्रेलिया। दूसरा है साथ रहकर संघ बनना, होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। इसमें वही सेम होगा, इसमें आपको दोनों को एक साथ डिफरेंस भी पूछ सकता है। इस संघ में बड़ा देश अपनी शक्तियों को राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार के बीच बांट देता है, जैसे इंडिया, स्पेन और बेल्जियम। भारत एक संघीय देश के रूप में खूनी विभाजन के बाद, जब भारत पाकिस्तान का 1947 में पार्टीशन हुआ, उसके बाद भारत एक स्वतंत्र देश के रूप में उदय हुआ। संविधान भारत को संघीय राज्य के रूप में बताता है। 2 स्तर की सरकारें हैं। पहली सरकार है केंद्रीय सरकार, जो पूरे एक देश के लिए होती है, तो दूसरी है राज्य सरकार, जो केवल एक विशेष राज्य के लिए काम करती है। अब इनमें कामों के बंटवारे के लिए 3 प्रकार की लिस्ट बनाई गई हैं। तीसरा स्तर बाद में जोड़ा गया। जब भारतीय आज़ादी हुई उसमें केवल 2 स्तर थे, राज्य स्तर और केंद्रीय स्तर। अब तीसरा स्तर है म्यूनिसिपैलिटी, जिसमें आती हैं, और ग्राम की पंचायतें आती हैं। संविधान में विधायी शक्तियाँ स्पष्ट रूप में संघीय व राज्य सरकार में बटी हुई हैं। अब देखते हैं कि 3 लिस्ट जिसमें ये अपना काम करती हैं। पहला यूनियन लिस्ट। अब इसमें भी देखिए, ये क्वेश्चन बार बार आता है कि यूनियन लिस्ट के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, कॉन्करेंट लिस्ट के सब्जेक्ट कौन कौन से हैं। इसके साथ साथ ये क्वेश्चन भी पूछता है कि यूनियन लिस्ट में कानून कौन बनाता है, स्टेट लिस्ट में कानून कौन बनाता है, और कॉन्करेंट लिस्ट में कानून कौन बनाता है। तो इस प्रकार से आप याद रखेंगे। संघीय सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय, नेशनल इम्पोर्टेंट लाइक डिफेंस, है ना, रक्षा, विदेशी मुद्दे, बैंक, संचार और मुद्रा आते हैं। इनके लिए हमें एकीकृत नीतियों की जरूरत होती है जो पूरे देश के लिए हो। संघीय सूची में वर्णित विषयों पर मात्र केंद्रीय सरकार ही कानून बना सकती है। कौन बनाएगा? यूनियन गवर्नमेंट अकेले कानून बनाएगी। क्यों? क्योंकि नेशनल इम्पोर्टेंट वाले इश्यूज हैं, ये ध्यान रखेंगे। दूसरा है राज्य सूची, और इसमें राज्य व स्थानीय महत्व के विषय शामिल, जैसे पुलिस, व्यापार, कृषि, सिंचाई। इस सूची के विषयों पर राज्य सरकार, स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन मेक लॉ, अकेले राज्य सरकार को, क्योंकि ये जो इशू है वो किससे रिलेटेड है? राज्य से संबंधित है। तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट या समवर्ती सूची। इसमें संघ व राज्य सरकार दोनों से रिलेटेड इश्यूज शामिल हैं, लाइक एजुकेशन, शिक्षा, वन, व्यापार, विवाह, गोद लेना और पैतृक संपत्ति। इसमें दोनों सरकारें कानून बना सकती हैं, यूनियन गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ स्टेट और इस यूनियन गवर्नमेंट के बीच में, तब यूनियन गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दी जाएगी। ये रहा हमारा सेकेंड चैप्टर का पार्ट 1। धन्यवाद।